Hello, my dear student friends. This is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul. Dear students, हम लोग इस समय जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने मेंडल का जो पहला लॉ था, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको हम लोगों ने देखा था। उसके एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे थे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो उसका एक्सेप्शन होता है, उसके हमने सारे एग्जाम्पल बता दिए थे। उसका फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक सब हमने बता दिया था। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग को मेंडल का जो अगला नियम है इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या गैमेट की शुद्धता का नियम। अगर मैं हिंदी अगर इसकी लिख दूं, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसको एक और नाम देते हैं गैमेट की शुद्धता का नियम। इसकी हिंदी होती है गैमीट की शुद्धता का नियम, गैमीट की शुद्धता का नियम। इसके लिए बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर किसी सेल में किसी जीन का केवल एक ही तरह का अगर एलील होगा तो उसको हम लोग प्योर सेल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि अगर मैं कहूं कि प्लांट हाइट के जीन को मैं टी से लिख रहा हूं, है ना, तो हमने आपको बताया था अगर जीन को हम हिंदी में से टी से लिख रहे हैं तो इसके देखिए 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, एक बार देखिए। हो सकता है इसके पेयर में दोनों ही डोमिनेंट एलील हों, कैपिटल टी, तो अगर दोनों ही एक तरह के हैं तो इसको आप प्योर कहेंगे। आपका प्योर ये डोमिनेंट यानी प्योर टाल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे हो सकता है कि दोनों इसके रिसेसिव हों, स्मॉल टी, ये भी देखिए आपका प्योर को ही बताएगा। तो आप जानते हैं कि जब पेयर के दोनों एलील सेम होते हैं जिसे कहते हैं होमोजाइगस, हमने बताया था इसको होमोजाइगस कहते हैं। और इसकी हिंदी और अच्छी है, इसे कहते हैं समयुग्मजी। सम मतलब होता है समान, युग मतलब होता है जोड़ा। जब जोड़े के दोनों ही समान हो उसे कहते हैं हिंदी में समयुग्मजी या होमोजाइगस। तो इसको होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ये कहलाता है। और याद रखिएगा कि हमेशा प्योर में पाया जाता है, फाउंड इन प्योर्स, फाउंड इन प्योर, चाहे वो प्योर ऑर्गेनिज्म हो या कोई प्योर सेल हो। अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं समयुग्मजी और अंग्रेजी में कहते हैं होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। और ये पाया जाता है किसमें, प्योर में। इसके विपरीत हो सकता है कि पेयर का एक जो एलील है कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट एलील हो और एक आपका रिसेसिव मतलब स्मॉल हो, तो इसे कहा जाता है हेटेरोजाइगस और ये हाइब्रिड होता है। याद रखिए इसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं विषम युग्मजी। विषम मतलब होता है असमान, युग मतलब होता है जोड़ा। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोजाइगस और हिंदी में कहते हैं विषम युग्मजी। आप इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। और जो हेटेरोजाइगस होता है ये हमेशा हाइब्रिड में पाया जाता है, फाउंड इन हाइब्रिड्स, फाउंड इन हाइब्रिड्स, ये हाइब्रिड में पाया जाता है। तो हाइब्रिड और प्योर की पहचान होती है कि अगर पेयर के दोनों अगर एलील सेम है, या तो दोनों के दोनों कैपिटल मतलब डोमिनेंट हो या दोनों के दोनों रिसेसिव मतलब स्मॉल हो, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस और ये प्योर में पाया जाता है। इस तरह से अगर पेयर का एक एलील कैपिटल मतलब डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। और ये रिसेसिव सॉरी ये हाइब्रिड में पाया जाता है। हाइब्रिड आपकी सेल हो सकती है, तो हाइब्रिड आपका ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अगर मैं कहूं आपसे कि कोई गैमेट मतलब कोई सेल है, तो किसी सेल में मान लीजिए किसी भी न्यूक्लियस में अगर मान लीजिए कि ये दोनों कैपिटल टी एक जैसे हो जाएं या ऐसे दोनों स्मॉल टी हो जाएं, तो आप इस सेल को क्या कहेंगे, आप इसे प्योर कहेंगे। ठीक ना, प्योर कहेंगे। अब जानते हैं गैमेट सेल ही होते हैं। गैमेट डिफिनेशन क्या होती है, सेक्स सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही ना, गैमेट वो सेक्स सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो अगर किसी गैमेट में पेयर के दोनों अगर समान होंगे एलील्स, तो आप इसे कह देंगे प्योर।
अगर दोनों कैपिटल हैं तो डोमिनेंट प्योर है, और दोनों स्मॉल है तो यहाँ क्या बोलेंगे, रिसेसिव प्योर कहा जाता है। लेकिन हाइब्रिड कब कहेंगे, हाइब्रिड तब आप कहेंगे जब उसमें से एक आपका डोमिनेंट एलील हो जाए और एक आपका रिसेसिव हो जाए, इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इसका यूज हम लोग करेंगे इस लॉ को पढ़ने में। अब इस लॉ को पढ़ने के लिए याद रखिएगा, ये जो क्रॉस, ये जो आपका लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, तो इसके लिए हमको एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना पड़ेगा, या यूं कहिए कि मेंडल साहब ने इसके लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, है ना। ये लॉ किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इसके लिए मेंडल साहब ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। और आप जानते ही हैं कि जितने कैरेक्टर किसी क्रॉस में यूज किए जाते हैं उसी कैरेक्टर के नंबर के बेसिस पर उसको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड अथवा पॉली हाइब्रिड कहते हैं। तो अगर किसी कैरेक्टर को या किसी क्रॉस में हमने अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को यूज किया है, जैसे खाली प्लांट हाइट को यूज किया है, या खाली फ्लावर कलर को यूज किया है, या खाली पार्ट कलर को यूज किया है, मतलब खाली एक को यूज किया है, तो वो क्रॉस कहलाती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही अगर किसी क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर यूज कर लिए हैं तो कहलाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या करेंगे, हम केवल एक कैरेक्टर यूज करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम जो क्रॉस कराने जा रहे हैं उसमें हम प्लांट हाइट को यूज करने जा रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि यहाँ पर एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। अब देखिए मैं मेंडल की बात ही बिल्कुल लिख रहा हूँ, इसमें हम लोग अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिंपली मेंडल साहब ने जो कहा जो किया वही हम सिंपली यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर सिंपली नॉर्मल क्रॉस करानी है, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिया मेल, और आप जानते हैं कि नॉर्मल क्रॉस में जो मेल और फीमेल दोनों पेरेंट होंगे हमेशा वो प्योर होते हैं और कैरेक्टर उनके कंट्रास्ट होते हैं। तो प्योर एंड कंट्रास्ट दो ही वर्ड आपको याद करने हैं। किसी नॉर्मल क्रॉस के जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा प्योर होते हैं और कैरेक्टर उनके विपरीत होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं। जैसे अगर एक में रहेगा डोमिनेंट, एक में रहता है रिसेसिव, तो प्योर एंड कंट्रास्ट दो कंडीशंस होती हैं किसी नॉर्मल क्रॉस की। अब देखिए तो मेल प्योर हमने मान लिया, यहाँ पर ले लिया टाल, यहाँ पर टाल प्लांट है। अब इसको क्रॉस कर दिया यहाँ पर फीमेल, ये भी प्योर रहेगी, और ये हमने लिया क्या, यहाँ पर रहेगा आपका ड्वार्फ। आप जानते ही हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही, देखिए पी फॉर प्योर, दोनों ही प्योर रहेंगे और कैरेक्टर इनके कंट्रास्ट रहेंगे। जैसे देखिए मेल में हमने अगर डोमिनेंट लिखा है टॉल, तो फीमेल में रिसेसिव यानी ड्वार्फ होना चाहिए। ठीक, और ये क्रॉस कौन सी है, आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस है, और ये पेरेंटल जनरेशन हो गई। फिर आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कि पेरेंटल जनरेशन के जो दो फॉर्म्स होते हैं उनमें से F1 जनरेशन में कोई एक ही फॉर्म आता है, और आप जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो फॉर्म आता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म। तो मेंडल ने क्रॉस करा के देखा कि जब टाल को ड्वार्फ से क्रॉस करेंगे तो हमेशा टाल आता है, इन टाल जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो मेंडल को यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पे टाल प्लांट मिला, और ये F1 जनरेशन हो गया। और मैंने बताया था F1 का प्लांट हमेशा हाइब्रिड, जिसको मैं HYB से लिख रहा हूँ, हाइब्रिड होता है, F1 हमेशा हाइब्रिड होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब F1 की सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन मिलती है, बात याद रखिएगा। तो जब F1 को मेंडल साहब ने सेल्फिंग किया, इसका सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब मैंने बताया था कि F1 जनरेशन का जो प्लांट है, जो हाइब्रिड टाल है, उसी का मेल आर्गन और उसी का फीमेल आर्गन दोनों यूज किया जाएगा। तो जब मेल और फीमेल दोनों आर्गन सेम प्लांट का यूज किया जाता है, इसे कहते हैं सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग कहते हैं। तो जब मेंडल साहब ने इसकी सेल्फिंग कराया तो उनको F2 जनरेशन मिली, और F2 जनरेशन में क्या मिला, पेरेंटल जनरेशन के दोनों ही कैरेक्टर मिल गए। मतलब पेरेंटल का टाल और ड्वार्फ दोनों मिला मेंडल साहब को, तो ये टाल मिला और ये ड्वार्फ मिला। तो इस तरह से मेंडल साहब को ये मिला, और इनको जो रेशियो मिला था वो डोमिनेंट मिला था 3, तो रिसेसिव मिला था 1, यानी 3:1 में ये टाल और ड्वार्फ मिले। ये हमने सिंपली क्या किया, मेंडल द्वारा कराया गया क्रॉस हमने लिख दिया है। हमने इसमें अपनी कोई बुद्धि या कोई व्याख्या हमने नहीं लगाया है, सिंपली हमने मेंडल की बात यहाँ पे लिख दिया। मेंडल साहब ने क्या किया था, एक प्योर टाल प्लांट को दूसरे प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद आप जानते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हुआ होगा, और इस तरह से टाल आप जानते हैं डोमिनेंट है, तो F1 में केवल टाल आया। जब मेंडल साहब ने इस टाल की सेल्फिंग करी तो F2 जनरेशन मिली, ये F2 जनरेशन है, और इस F2 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन के दोनों कैरेक्टर मिले, टाल भी मिला और ड्वार्फ भी मिला। अनुपात क्या था, 3:1।
ये इसका अनुपात था। अब देखिए जैसा, अब इस क्रॉस को हमको व्याख्या करनी है, इस नियम की व्याख्या करनी है। इस नियम की व्याख्या करने के लिए आप क्या करिए, अब हम लोग को अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब तक तो सिंपली मेंडल की बात हमने लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करिए, इसका लिख दीजिए जीनोटाइप, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब आप जानते हैं, मान लीजिए मैं कहूं कि प्लांट हाइट वाला जीन हम टी से लिखेंगे, तो आप जानते ही हैं कि प्योर हमेशा होमोजाइगस होता है और जो डोमिनेंट होता है उसे लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। इसका मतलब कि हमारा जो मेल होगा, ध्यान दीजिए, हमारा जो मेल होगा ये मेल, ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कैपिटल टी, यानी ये प्योर टाल हो गया। ऐसे फीमेल हमारा प्योर ड्वार्फ है, तो क्रॉस का सिंबल लगा यहाँ पर, और आपका जो फीमेल हो गया वो कैसा हो गया, प्योर ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी, ठीक ना, याद रखिए। अब जब आप जीनोटाइप लिखते हैं तो आपको प्योर और हाइब्रिड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो आपका प्योर हो गया, प्योर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपका ये भी प्योर है, तो आपका प्योर डोमिनेंट टॉल और प्योर रिसेसिव ड्वार्फ, ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंटल P1 जनरेशन हो गई। अब क्या करेंगे, क्रॉस कराने के लिए गैमेट बनाना पड़ेगा, तब आप गैमेट बनाइए, और जब गैमेट बनाया जाएगा तो आप जाते हैं कि गैमेट बनती है तो मियाटिक डिवीजन होता है, और मियासिस डिवीजन में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी इस पेयर का केवल एक ही लिया जाएगा, यानी यहाँ से कैपिटल टी कैपिटल में से गैमेट में क्या है, खाली बस कैपिटल टी आएगा, है ना, क्योंकि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सोमेटिक सेल का ठीक आधा हो जाता है। तो आप जानते हैं पेयर का एक ही केवल यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ मियासिस या मियाटिक डिवीजन। इस तरह से जो फीमेल गैमेट होगा वहां भी खाली बस स्मॉल टी आएगा, यानी ये आपका मेल गैमेट हो गया, और ये क्या हो गया, ये फीमेल गैमेट का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हो गया। ये सारी बात आप जानते हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को मिला करके F1 मिलेगा ना, इसे देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही क्या हमारा हो गया, F1 हो गया। और आप देख रहे हैं कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि F1 का प्लांट कैसा है। आप देख रहे हैं कि इस प्लांट में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, मतलब कि एलील फॉर प्लांट हाइट इन टॉल प्लांट हाइट भी है और एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट भी, दोनों है। इसका मतलब कि क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ। ये मैंने आपको बार बार कई बार बताया है कि अगर पेयर के दोनों एलील अगर सेम होंगे तो ये प्योर होता है, यानी आपका प्योर है, मेल प्योर है, फीमेल प्योर है, यानी पेरेंट के दोनों ही प्लांट जो आपके प्योर हैं। लेकिन ये फोन कैसा है, देखिए इसमें एक को लिखा है हमने कैपिटल टी, मतलब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील है, और स्मॉल टी रिसेसिव फॉर्म ऑफ एलील है, मतलब ये हाइब्रिड हुआ, यानी आपका हाइब्रिड हुआ। तो इस तरह से हमने जो जीनोटाइप लिखा हो, क्या लिखा, हम यहां तक की सारी बात अब कर ली, ये फोन तक हम पहुंच गए हैं। अब देखिए जैसा आप देख रहे हैं कि जब हम पेरेंटल जनरेशन को लिख रहे हैं तो पेरेंटल जनरेशन में मेल कैसा है, प्योर है, उसका गैमेट कैसा है, प्योर है। याद रखिएगा, हाइब्रिड आप तभी बोलेंगे, हाइब्रिड ध्यान दीजिए, आप कभी तभी बोलेंगे जब एक ही सेल में कैपिटल और स्मॉल, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ पाए जाए, तभी आप बोलेंगे हाइब्रिड। आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही तरह का है, तो आपका प्योर है, यानी प्लांट आपका पेरेंट प्लांट प्योर है, तो गैमेट भी कैसा है, प्योर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेरेंट जो प्लांट हमारा है ये भी प्योर है, और इसका जो गैमेट है गैमेट भी प्योर है, क्योंकि देखिए केवल एक ही तरह का एलील है। ऐसे देखिए यहाँ पर जो फीमेल है ये भी कैसा है, ये भी आपका प्योर है, पेरेंट आपका प्योर है, तो गैमेट कैसा है, गैमेट भी प्योर है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि प्योर प्लांट का गैमेट हमेशा प्योर होता है, प्योर प्लांट गैमेट हमेशा प्योर होता है। तो प्योर प्लांट का गैमेट प्योर हो गया तो बट नेचुरल है, एक्सपेक्टेड भी है, ये बात हो गई। लेकिन आगे देखना है कि क्या हाइब्रिड प्लांट का गैमेट भी प्योर होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी हम F1 तक पहुंचे हैं जीनोटाइप को लेके, अब आप F1 की सेल्फिंग कर दीजिए, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सेल्फिंग के लिए। अब देखिए हमको F1 क्या मिला था, हमको F1 मिला था यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। सेल्फिंग कराना है तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि जो मेल है ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस करिए जो फीमेल है वो भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस कराने के लिए आपको गैमेट बनाना पड़ेगा, और जब गैमेट बनेगा तो आप जानते हैं गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तब आप यहाँ पे गैमेट बनाइए, और जब गैमेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मेल में दो तरह गैमेट बनेंगे, एक में जाएगा जीन फॉर टाल प्लांट हाइट मतलब कैपिटल टी, और एक में जाएगा एलील फॉर
ड्वार्फ प्लांट हाइट यानी स्मॉल टी। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका कैपिटल टी मतलब एक गैमेट में जाएगा जीन फॉर टाल प्लांट हाइट, और अगले में जाएगा दैट फॉर इस ड्वार्फ प्लांट हाइट स्मॉल टी जाएगा। ये दोनों मेल गैमेट हो गए और ये दोनों फीमेल गैमेट हो गए। ये कब की बात है? जब मैं इसकी सेल्फिंग करा रहा हूं, है ना, सेल्फिंग हो रही है। अब सेल्फिंग का तरीका आपको मालूम है, क्या करेंगे, हर मेल गैमेट से 1 बाय 1 हर फीमेल गैमेट को आप फ्यूज कराएंगे। तो अगर इस मेल गैमेट से हमने इस फीमेल को फ्यूज किया तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी यानी क्या मिलेगा? टॉल मिलेगा। ये हमको मिल गया टॉल। अगर इस मेल गैमेट ने इस फीमेल को फ्यूज किया तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और आप जानते हैं कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील अगर एक साथ आते हैं तो उस कंडीशन जानते हैं डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है। यानी यहाँ पे टॉलनेस का भी जीन है, एलील है, और ड्वार्फनेस का भी अगर एलील है तो खाली टॉलनेस वाला ही अपीयर होता है। यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में खाली डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होता है। आप जानते हैं ये रूल है। तो इस तरह से यहां पर भी आपको टॉल ही मिलेगा। अगर मान लीजिए इस मेल गैमेट ने इस फीमेल को फ्यूज किया तब क्या मिलेगा? अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी आप जानते हैं ये भी टॉल होगा। और इस तरह से, और अगर इस वाले मेल गैमेट को अगर हमने इससे फ्यूज कराया तो मिलेगा आपको स्मॉल टी यानी कैसा होगा? ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टाल कितने हमारे हो गए? आप काउंट कर सकते हैं। टाल आपके हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 और 3 टाल हो गए 3। ये देखिए आप कैपिटल टी ये भी टाल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ। इन टॉल में अंतर क्या है? तो कैपिटल टी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है, और आप जानते हैं क्या होता है? प्योर होता है। इनफैक्ट आपका ये पी फॉर प्योर समझिएगा, ये प्योर टाल होगा। लेकिन जहां पे आप जानते हैं हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे डोमिनेंट रिसेसिव दोनों एलील होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो आपका एच फॉर हाइब्रिड समझिएगा, ये हाइब्रिड टाल होगा, और आपका ये भी आपका हाइब्रिड टाल होगा, ठीक ना। और आपका आप जानते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्योर। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताया था। हमने बताया था आपको कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स में भी प्योर एज वेल एज हाइब्रिड। आप देख रहे हैं कि जो टॉल आपका है जो डोमिनेंट है वो प्योर भी हो सकता है या प्योर है, और हाइब्रिड भी हो सकता है। बट याद रखिएगा रिसेसिव कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्योर एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स कैन नेवर बी हाइब्रिड। रिसेसिव कभी हाइब्रिड हो ही नहीं सकता। ये जो ड्वार्फ है हमेशा आपका प्योर ही होगा। तब आप देख लीजिए टॉल इज टू ड्वार्फ का क्या रेशियो दिखाई पड़ रहा है? तो टॉल इज टू ड्वार्फ का जो रेशियो दिखाई दे रहा है साफ साफ आप देख पा रहे हैं, काउंट कर लीजिए। तो टॉल आपका हो गया 1 2 3, तो टॉल आपका हो गया 3 और ड्वार्फ हो गया आपका 1। तो यही रेशियो मेंडल को मिली थी 3:1। ठीक। अब देखिए एक बात समझिए, हमने इस लॉ का नाम क्या लिखा था? हम लोगों ने लॉ का नाम लिखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब जरा देखिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है, और दूसरी बात इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या गैमेट की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम सेल्फिंग यहाँ पे कर रहे हैं, हम जब यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं तो सेल्फिंग करते इसमें आप साफ साफ देखिए कि इस मेल जो हाइब्रिड मेल है आप देख रहे हैं इसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ हैं। लेकिन जब गैमेट बना तो गैमेट बनते समय क्या दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। यानी एक हाइब्रिड पेरेंट में आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील साथ साथ होते हैं, लेकिन जब कभी गैमेट बनने का समय होता है तो टू एलील्स गॉट सेपरेटेड एंड इंटर इन डिफरेंट गैमेट्स। आप देख रहे हैं अलग अलग हो गए, और इसीलिए इस नियम का नाम क्या है? पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या चीज पृथक हो रही है? तो आप कह रहे हैं एलील्स पृथक हो रहे हैं, एलील। और एलील हमने बताया था आपको कि हर जीन के दो रूप होते हैं, एक डोमिनेंट रूप और एक रिसेसिव रूप, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। यही दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं। यानी जो जीन कैपिटल टी है, जीन फॉर प्लांट हाइट, उसका एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हुआ। एन टी के दो फॉर्म हो गए, कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द जीन एंड स्मॉल टी रिसेसिव फॉर्म ऑफ द जीन। यही जो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी का एलील होता है और स्मॉल टी कैपिटल टी का एलील होता है। ठीक है ना, ये बात हो गई।
याद रखिए कि पेरेंट में तो दो अलग अलग एलील एक साथ रह सकते हैं, बट जब कभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब रिडक्शन डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा, वे अलग अलग हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो, अगर आपको मियाटिक डिवीजन अगर याद होगा तो याद रखिएगा कि अप टू मेटाफेज क्रोमोसोम पेयर में अलग एक साथ रहते हैं, लेकिन जब एनाफेज आता है तो आप जानते हैं वो जो पेयर्स आप जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर जाते हैं। तो याद रखिए कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोमल सेपरेशन कब होता है या एलिलिक सेपरेशन कब होता है, तो आपका आंसर का हो क्या होगा, आपका आंसर होगा मियासिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होता है। तो बात आप सेल डिवीजन में आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक हाइब्रिड में दो एलील एक साथ होते हैं, लेकिन जब गैमेट बनने का समय होता है तो अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। इसीलिए मेंडल के इस रूल का नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक ना। ऐसे ही इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आप देखिए जैसा ये जो पेरेंट है कैसा है, ये पेरेंट आपका कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों इसके अंदर है, मतलब ये हाइब्रिड, ध्यान दीजिए मैं एच लिख रहा हूं, एच फॉर हाइब्रिड। ये पेरेंट कैसा है, हाइब्रिड है, ये पेरेंट हाइब्रिड है। ऐसे ही जो फीमेल पेरेंट है कैसा है, ये भी आपका हाइब्रिड है। क्यों हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, मतलब कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव एलील भी यहाँ पर उपस्थित है। और जब किसी सेल में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील एक साथ होते हैं, इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, और वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल, वो हो जाता है हाइब्रिड। तो इसलिए पेरेंट क्या आपका हाइब्रिड है। तो सेल्फिंग में आप जानते हैं, सेल्फिंग का रूल भी आप जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो पेरेंट तो हाइब्रिड हैं, लेकिन एक गैमेट क्या दिखाई पड़ रहा है, इस मेल पेरेंट द्वारा बनाए गए दोनों गैमेट चेक कर लीजिए, इसमें खाली कैपिटल टी है, इसमें खाली एलील फॉर टाल प्लांट हाइट है। एंड गैमेट कैसा है, ये प्योर है, गैमेट आपका प्योर है, और ये वाला गैमेट भी प्योर है। इसी प्रकार से फीमेल पेरेंट द्वारा बनाए गए दोनों गैमेट भी क्या है, प्योर है, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है। तो इस तरह से हम क्या यहां देख पा रहे हैं कि हाइब्रिड पेरेंट के गैमेट भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। पेरेंट हाइब्रिड, गैमेट प्योर, पेरेंट हाइब्रिड, गैमेट प्योर। और इसके पीछे हमने आपको दिखाया था जो प्योर पेरेंट होता है, तो प्योर पेरेंट के भी गैमेट प्योर। देखिए जब पेरेंट प्योर था तब भी गैमेट प्योर, लेकिन जब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हाइब्रिड पेरेंट है सेल्फिंग के समय, तब भी गैमेट होते हैं प्योर। यानी गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे पेरेंट प्योर हो और चाहे हाइब्रिड हो। यानी गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर irrespective of the fact whether the parent is pure or hybrid। गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे उनको बनाने वाला जो पेरेंट है वो प्योर रहे चाहे हाइब्रिड रहे। और इसीलिए इस लॉ का नाम क्या रखा गया है, इसीलिए इस लॉ का नाम है, दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक ना। तो इस तरह से आपने अब खाली ये मेंडल का जो खाली क्रॉस बुक्स में खाली क्रॉस करा दिया गया है, वो क्रॉस कोई मेंडल का लॉ नहीं हुआ, वो तो सिंपली मेंडल का एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे याद रखिए हमने जो आपको ये दिखाया था, ये देखिए ये तो सिंपली हमने मेंडल की बात लिख दी, और इतनी बुक खाली किताबों में लिखी हुई, इतनी बात खाली बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसे बना दिया, मेंडल ने किया, मेंडल ने वो किया, ऐसा करने पर ये होता है, वैसा करने पर होता है। ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना हुआ। आप थोड़ा रुक के सोचिए कि इसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं। जब इस क्यों पे जाएंगे तब आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि जब हम किसी भी हाइब्रिड पेरेंट को देखते हैं तो हाइब्रिड पेरेंट में डोमिनेंट के साथ रिसेसिव एलील दोनों एक साथ साथ होते हैं, लेकिन जब गैमेट बनाने का समय आता है तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होके सेग्रीगेट होके पृथक होके अलग अलग गैमेट में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक और बात जो आप कह रहे हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, सेग्रीगेशन का ही है। अगर ये दोनों ही एलील सेम गैमेट में एंटर कर गए होते तो गैमेट आपका हाइब्रिड हो गया होता। ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों अलग अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, तभी तो गैमेट आपका प्योर है। तो आपने फाइनली क्या बताया कि प्योर प्लांट के द्वारा बनाए गैमेट तो प्योर होते ही होते हैं, लेकिन हाइब्रिड प्लांट द्वारा बनाए गए गैमेट भी प्योर होते हैं। यानी गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे
पेरेंट प्योर हो अथवा हाइब्रिड हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक ना। और ये सेग्रीगेशन कब होता है जरूर आप याद रखिएगा। आप सेल डिवीजन अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि जब मियासिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट आती है तो उसी एनाफेज फर्स्ट के समय ही क्रोमोसोमल सेपरेशन होता है और उसी समय यहाँ पर एलील का सेग्रीगेशन या सेपरेशन भी हो जाता है। तो इस तरह से आप काउंट करके बता सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 3:1 आ गई। और जीनोटिपिक जरा गिनिए, इस टाल की भी 2 कैटेगरी है। आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 3 टाल 1 टाल इज प्योर व्हाइट, रिमेनिंग 2 टाल्स आर हाइब्रिड, यही ना। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं होमोजाइगस यानी प्योर टाल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड टाल है, और ये आपका प्योर ड्वार्फ है। तो इस तरह से जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी हमको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है कि जो जीनोटिपिक रेशियो होती है, जीनोटिपिक में क्या गिनते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप गिनते हैं। और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आपको यहाँ पर 3 तरह का दिखाई पड़ रहा है। क्या? होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना। कितना है? 1 है। जैसे देखिए चारों में से खाली 1 आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है तो आपका हो गया 1। इस 2 देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इनकी संख्या देखिए 2 हो गई तो आप यहाँ लिखिए 2। और एक ऐसा है होमोजाइगस रिसेसिव, इनकी संख्या हो गई 1, और यही आपका होता है जीनोटिपिक रेशियो 1:1, ठीक ना। जब फिनोटिपिक कहेगा तब खाली फिनोटाइप देखा जाएगा कि टाल है कि ड्वार्फ है, और आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाल हमारे पास 1, 2, 3, यानी फिनोटिपिक दे रेशियो देखते समय आपको हाइब्रिड और प्योर नहीं देखना है, खाली करेक्टर देखना है, एक्सटर्नली अपीयरिंग फॉर्म्स देखने हैं, बाहर से दिखाई देने वाला करेक्टर देखना है। आप देख रहे हैं कि टाल आपके 3 हो गए तो रेशियो हो गया यहाँ पे 3, और ड्वार्फ आपका हो गया हो तो आप हो गया 1, ये हो गया 3:1। ये कौन सा रेशियो है? ये है फिनोटिपिक रेशियो। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने मेंडल के सारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, और जीनोटाइप लिख के ही आप बता सकते हैं कि हम इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं। क्योंकि एक हाइब्रिड में 2 डिफरेंट एलील एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जब गैमेट बनाने का समय आएगा तो दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे, दोनों पृथक हो जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी प्रकार से प्योर प्लांट के गैमेट तो प्योर होते ही होते हैं, हाइब्रिड प्लांट के गैमेट भी हमेशा प्योर ही होते हैं, यानी गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे पेरेंट प्योर हो चाहे हाइब्रिड, और इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। और फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों आसानी से आप देख के यहाँ से निकाल सकते हैं। फिनोटिपिक आपको मिला 3:1 और जीनोटिपिक मिला आपको 1:1। इस तरह से हमने इस लॉ को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा रीजन सहित कि इसके टाइटल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों है, या इसके टाइटल लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों है। आई होप कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। F2 फिनोटिपिक रेशियो भी याद रख लीजिएगा और जीनोटिपिक रेशियो भी याद रखिए। ये भी याद रखिए कि जो लॉ जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन में देखिए कई बार पूछा गया है कि मेंडल के किस लॉ का, किस नियम का एक्सेप्शन नहीं होता, तो मेंडल के इसी लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन होता है लेकिन बड़े हायर लेवल पर है। याद रखिए जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर। अगर क्रोमोसोम पेयर एनाफेज में अलग अलग हो गए तो आप उसे कहते हैं डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में ही ये सारी बातें होती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप जानते हैं डिसजंक्शन ही होता है। लेकिन जब कभी नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा तब इस लॉ का अपवाद आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तब इस लॉ का अपवाद आपको मिल जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप जानते हैं डिसजंक्शन होता है। जब हम लोग प्लाइडी चेंज पढ़ेंगे, तो जब एन्यू प्लाइडी पढ़ा जाएगा जेनेटिक्स में, तो वहां पर आप देखेंगे इसका थोड़ा सा अपवाद मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे डिसजंक्शन ही होता है, यानी कि क्रोमोसोम अलग हो ही जाते हैं, एलील सेपरेट हो ही जाते हैं। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। और एक कब देखने को मिलता है, जब हम प्लाइडी चेंज पढ़ते हैं, जब हम एन्यू प्लाइड्स पढ़ते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स पढ़ते हैं, तो वहां पर देखने को मिलता है कि नॉन डिसजंक्शन भी होता है, यानी मेंडल के इस नियम का अपवाद भी है। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बड़ी रेयर केस है, बहुत कम केस है,
इसलिए उसको हम इग्नोर करके और ये कह देते हैं कि सामान्यतः मेंडल के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। तो पूरी बात मैंने बता दिया कि इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन जब प्लाइडी चेंज आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अपवाद मिलेगा। ठीक ना? तो इस तरह से हमने आपको ये ला बता दिया। अब इसके बाद से जो एक और लाभ बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूं, अगले क्लास में उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। हाँ, आप लोगों से एक मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर हमारी ये सारी बातें, अगर क्या मैं कंफर्म ही हूं, मेरा ये 27 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस कहता है कि आपको निश्चित रूप से मेरी बातें आपके समझ में आ रही होंगी और ये आपके लिए वैल्यूएबल हैं। और जितने भी आप यहाँ पे वीडियोज आप पा जाएं, जितने भी टीचर्स के, एक्सपर्ट्स के, मेंटोर्स के पा जाएं, उससे हमारी वीडियो को आप कंपेयर कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा 27 ईयर का एक्सपीरियंस कहता है कि हमारी वीडियो आपको बाकी लोगों से अलग देखने को मिलेगी। इसके कंटेंट, इसके इंफॉर्मेशन, इसके फॉर्मेट्स सर्टेनली यहाँ पे हमारे यूनिक हैं और डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपके समझ में आ रही होंगी सारी बातें। तो आप हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें हमारे इस वीडियो को आप सर्कुलेट करें, लोगों को रिकमेंड करें। इससे हमारे व्यूज बढ़ेंगे और हमारे व्यूज बढ़ने से हमारा फायदा तो होगा ही, आपका फायदा ये होगा कि हमारा इसी के साथ उत्साहवर्धन भी होगा और इसके साथ हम और अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको ढेर सारा फायदा आपका भी आपके एग्जाम्स में होने वाला है। और अगर कहीं आप टीचिंग आप भी करेंगे तो आप हमसे अथवा इस हमारे जैसा अथवा हमसे भी अच्छा आप टीचिंग कहीं पर एक्सप्रेस कर पाएंगे, बातों को बता पाएंगे। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप इससे फायदा उठा रहे हैं, आपका नॉलेज जो है वो बूस्ट हो रहा है, आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है। इसी के साथ इसी पॉइंट पे मैं अपनी इस क्लास को रोकता हूं। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।